अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने और हमारे साथ पार्लियामेंट की कवरेज करने वाले तीन मारूफ सहाफ़ी भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई है उसके आइनी और कानूनी पहलू हैं क्या, और इसके साथ ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी भी वज़ीर आज़म को आइनी तरीके से नहीं हटाया जा सका। दो मरतबा तहरीक अदम एतमाद आई है, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और एक शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ आई थी, लेकिन दोनों तारीख नाकाम हुई थी। अब तीसरी तारीख भी जमा हुई है और जिस पर वोटिंग भी होनी है आइंदा चंद दिनों के दौरान जब इजलास बुलाया जाएगा, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर हम अपने जो मेहमान हैं आज, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं तीनों और पार्लियामेंट की एक तवील अरसे से कवरेज कर रहे हैं। नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं जियो से, आमिर वसीम है डान से, और इसके अलावा MB सोमरो हैं, बड़े मारूफ तज्ज़ियाकार हैं और आइनी अमूर के माहिर हैं। तो सबसे पहले हम नौशीन के पास ही चलते हैं। नौशीन, आप इतने अरसे से पार्लियामेंट की कवरेज कर रही हैं, तो क्या देखते हैं जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई है, इसके कानूनी पहलू हैं क्या और इसका तरीक़ाकार है क्या? बिल्कुल वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आई है, क्योंकि साथ ही रिक्विज़िशन भी आपको मालूम है जमा करा दी गई है। तो इसका मतलब है कि आइनी तौर पर तो पाबंद हैं स्पीकर की, उन्होंने 22 मार्च से पहले पहले इजलास बुला लेना है। और जो वोटिंग का तरीक़ाकार है वही है कि जिस दिन नोटिस होने के एक दिन छोड़ के, यानी 3rd डे से 7 डे के बीच में इन्होंने जो वोट आउट कर देना है इस तहरीक अदम एतमाद को। दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन या स्पीकर के ख़िलाफ़ जो भी वोटिंग होती है वो तो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होती है। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है ये ओपन होगी और जो भी लोग आएंगे वो ओपन ही सामने आकर वोट डालेंगे। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है और कौन उनके मुखालिफ है जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है। तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर साथ ही दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि इस वक्त तक इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों के अंदर भी एक कैफियत है कि वो फैसला उन्होंने करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नौशीन, इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं कि जो आइनी क्या तरीक़ाकार है और बाकी जिस तरह हम बाकी चीज़ें भी हम दोस्तों से पूछेंगे, तो आइनी तरीक़ाकार पे सिर्फ हम इस हिस्से में बात करेंगे। पॉलिटिकल जो इसके पहलू हैं वो बाद में बात। बिल्कुल आईनी तरीकाकार यही है कि आप 3rd डे से लेकर 7 डे के बीच में स्पीकर ने इसके ऊपर वोटिंग करा लेनी है। वोटिंग के ज़रिए अगर वज़ीर आज़म वोट आउट हो जाते हैं तो फिर नई पूरी कैबिनेट आ जाएगी, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। और क्योंकि रिक्विज़िशन इजलास है, अगर तो रिक्विज़िशन अपोजिशन ने जमा नहीं कराई होती तो स्पीकर के पास बहुत मार्जिन था कि वो जब मर्ज़ी बुलाएं इजलास, बेशक ना ही बुला रहे होते। लेकिन चूंकि अपोजिशन ने रिक्विज़िशन भी साथ में जमा करा दिया है, तो अब स्पीकर तो आईनी तौर पे बाउंड हो चुके हैं कि आइन में लिखा हुआ है कि उन्होंने रिक्विज़िशन का इजलास 14 दिन ये आइन के, आमिर साहब आप बताएं कि आइन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये तहरीक अदम एतमाद के बारे में तमाम चीज़ें दर्ज हैं, और उसमें कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या हैं? आया कि जो इस वक्त तरीक़ाकार अब तक चल रहा है, क्योंकि आज 4-5 दिन हो गए हैं अपोजिशन की जो तहरीक जमा हुई है, उसके बाद जो आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, वो कानूनी तरीके, आइनी तरीके पूरे हो रहे हैं और वो हैं क्या? ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि जिनको नहीं पता कि ये तहरीक अदम किस शिक के तहत जमा की है और इसका क्या तरीक़ाकार है, वो ज़रा ब्रीफ कर दें। देखें, ये आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है इन्होंने जमा कराई है। बेसिकली जो एक टर्म यूज़ हो रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बेसिकली इट इज़ अ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन। ये करारदाद है। और जब करारदाद मूव होगी, जिस तरह नौशीन ने बताया कि उसके 3 दिन और 7 दिन के दरमियान जो वक्फ़ा है, इसमें स्पीकर साहब इस पर वोट कराने के पाबंद हैं। जहाँ तक तरीक़ेकार का ताल्लुक है, तो कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली, 95 आएगा, फिर उसके बाद नेशनल असम्बली के रूल्स आएंगे। जी, वो अप्लाई हो जाएंगे। और उसमें जो शेड्यूल 2 है, जिसमें वज़ीर आज़म के इंतखाब का तरीका दिया हुआ है, वही तरीका वज़ीर आज़म को हटाने का तरीका है। और वज़ीर आज़म के इंतखाब का जो तरीका है वो थ्रू डिवीज़न, जिस तरह नौशीन ने भी बताया कि वो ओपन होता है, तो लॉबीज़ जो है वो मख्तस कर दी जाती हैं और स्पीकर जो है वो अनाउंस करते हैं कि जो इस रेजोल्यूशन के हक़ में है, वहाँ पर रेजोल्यूशन कहा जाएगा, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, कि जो इस रेजोल्यूशन के हक़ में है वो लॉबी ए में चले जाएँ, जो मुखालफिन है वो बी में चले जाएँ, या वाइस वर्सा। और उसके बाद वहाँ पर जो मेंबरान हैं वो 1 बाय 1 जाके अपने वोट रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद उसका अनाउंस हो जाएगा। और उससे पहले जो वो एक असम्बली का तरीक़ेकार है कि वो घंटियाँ बजाई जाती हैं, फिर वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि बाद में आने वाले जो है एक उनको चांस दिया जाता है, 5 मिनट तक बेल्स बजाई जाती हैं। तो ये पूरा एक आइनी तरीक़ेकार जो है, ये सारा इस वक्त तक जो 5 दिन आपको नज़र आ रहे हैं, अभी उसी आइनी तरीक़ेकार के तहत चला जा रहा है, या माजी में आपने देखा है या कोई डिफरेंट तरीका है इस वक्त? देखिए, अभी तक तो स्पीकर के पास 14 डेज़ हैं, क्योंकि रिक्विजिशन सेशन है तो 14 दिन स्पीकर के पास हैं। तो अभी तक कोई ऐसी वायलेशन कम अज़ कम नहीं हुई है गवर्नमेंट की जानिब से। तो अब इस स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, जिस दिन भी वो इजलास बुलाएं
तो वो बुला सकते हैं। 22 मार्च तक गालिबन इसका टाइम है, और आगे क्योंकि OIC के इवेंट भी आ रहा है, तो इस पर भी एक डिबेट चल रही है कि उससे पहले ये रिस्क लिया जा सकता है बुलाने का या उसके बाद लिया जाए। लेकिन स्पीकर के पास जो इख्तियारात हैं उसमें मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक ये 29 मार्च तक इसको ड्रैग कर सकते हैं, इसकी वोटिंग को 29 मार्च तक। कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है 14 दिन से ज़ायद कर सकते हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 14 दिन रिक्विजिशन इजलास को बुलाने के। एमपी गर्दन हिला रहे हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। एमपी, आप क्या समझते हैं? आपने काफ़ी अर्सा पार्लियामेंट को भी कवर किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात भी आप देखते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और माजी में भी हमने देखा है कि 2 मरतबा ये तहरीक अदम एतमाद आई है, और जिस तरह मैंने अपने नाजरीन को बताया था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक आइनी तरीके से किसी वज़ीर आज़म को जो है वो हटाया नहीं जा सकता, हटाया गया, बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हटाया। मार्शल आ गया, कभी कोई और इशू आ गया, कभी अदालतों के ज़रिए हो गया। लेकिन ये शायद पहली मरतबा हो, अगर ये कामयाब होती है कि फ़र्स्ट टाइम होगा आइनी तरीके से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हटता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आइनी शिकें हैं उसमें कोई इबाहम है जिस तरह की बातें की जा रही हैं? देखें, आइन में तो क्लियर है कि स्पीकर को विदिन 14 डेज़ में इजलास तलब करना है। 14 डेज़ 8 को जमा हुई है, 9 से गिना जाए तो 22 तारीख को 14 डेज़ पूरे होते हैं, और 14वें दिन पे भी इजलास तलब कर सकता है। बाकी कोई भी रीज़न या एक्सक्यूज़ लेकर छुट्टी का या कुछ भी, बहरहाल फिर आइन की वायलेशन हो जाएगी अगर 22 से आगे जाएगा स्पीकर, भले कोई भी एक्सक्यूज़ दे, उसके आगे नहीं जा सकते स्पीकर। 22 एंड कट ऑफ डेट है, तो इसके आगे कोई भी रीज़न देंगे, वो जो 14 डेज़ की आइन में वाज़े तौर पर लिखा गया है उसकी वायलेशन हो जाएगी। और आपको बताऊं, जो आर्टिकल 95 जिसकी हम बेएतमादी की रिथ की बात हो रही है, तो इससे पहले एक आइन का आर्टिकल है 94। तो 94 ये कहता है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की मोशन या करारदाद मंजूर भी हो जाए, मगर सदर आर्टिकल 94 के तहत उसको तब तक वज़ीर आज़म रहने के अहकामात दे सकते हैं जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाए। तो वज़ीर आज़म हटने के बावजूद भी तब तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं जब तक वो नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए। तो ये जो तरीक़ेकार है डिवीज़न के तहत होगा। डिवीज़न के तहत ये होता है कि एक लॉबी नोज़ की होती है, एक येस की होती है। तो ये पहली मर्तबा जो इस वक्त तक PTI का जो प्लान सामने आया है, ये पहली मर्तबा होगा जो वज़ीर आज़म के फेवर में वोट पड़ेंगे करारदाद के हक़ में, वो वज़ीर आज़म को फेवर में एक वोट नहीं पड़ेगा। ठीक है एमपी, हमारे लिए एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो रहा है, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और कमर्शियल ब्रेक के बाद इस हवाले से जो दीगर इशूज़ हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनके अरकान पार्लियामेंट शायद नहीं आएंगे, और भी इशूज़ हैं। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि रेंजर्स और FC को तैनात किया जाएगा, और यहीं पर हमारे करीब D चौक है, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर से की तरफ से जलसे का ऐलान किया गया है। इन तमाम इशूज़ पर कानूनी और आइनी जो राय हैं अपने इन दोस्तों से लेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे तहरीक एतमाद की जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आई है, और उस पर वोटिंग होनी है, कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाना है, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया जा सका। तवक्को है कि आइंदा 48 घंटे में इस हवाले से कोई पेशरफ्त होगी। हमारे यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो पार्लियामेंट की कवरेज करते हैं। नौशीन, आपने काफ़ी अर्सा कवरेज भी की है, जो अब ये भी इतलात आ रही हैं कि अपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक ला रही है, उनको भी हटाने का इरादा रखती है। तो क्या अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटा दिया जाए तो फिर ये वोटिंग और जो आइनी मामलात हैं वो किस तरह चलेंगे? देखिए, अब तो नहीं है, अब तो ये बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन आपने देखा अभी तक अपोजिशन ने तहरीक जो रेजोल्यूशन है जो कि तहरीक वज़ीर स्पीकर के ख़िलाफ़ लाने की, वो अभी तक जमा नहीं कराई है। क्योंकि देखिए अब तो ये वोट आउट है, क्योंकि अभी स्पीकर के पास है वो करारदाद, ऑलरेडी स्पीकर असद कैसर के पास है। अब वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं या नहीं हो चुके, अब उन्होंने ही ये वोट आउट करके करनी है। और अच्छा, आप कह रहे हैं अगर कल या आज वो जमा करा देते हैं
तो फिर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्हें नहीं करना है वो। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अब तक तो क्लियर है कि स्पीकर असद कैसर ही करेंगे, क्योंकि देखिए फिर उससे पहले एक और चुनाव शुरू हो जाएगा कि स्पीकर, क्योंकि स्पीकर नहीं कराना है तो वो एक और वो शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में ना अपोजिशन इतना उलझेगी और ना ही हुकूमत चाहे। आप कह रही हैं कि वो र्यूमर है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अभी नहीं आ रहा। अभी तक तो कोई फैसला नहीं है, क्योंकि पहले तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्लियर हो जाना, क्योंकि इनके पास ऑप्शन था कि क्या पहले स्पीकर के खिलाफ ले आते, ये ला सकते थे बिल्कुल, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट में होना था तो ऑपोजिशन बड़े आराम से ला सकती थी। लेकिन ऑपोजिशन ने बड़ा बिग गैम्बल किया और उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए, जो कि एक साथ जमा नहीं करा सकते। नहीं, एक साथ अब तो नहीं, क्योंकि अब तो देखिए अब स्पीकर के पास ऑलरेडी है, स्पीकर उसको अंडर प्रोसेस कर चुका है, स्पीकर के पास वो प्रोसीजर शुरू हो चुका है। 14 दिन का टाइम था, आप देखें 3-4 दिन तो गुजर चुके हैं। 22 साल इस पर राय लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया। आमिर, ये जो बात कर रही हैं कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर तहरीक आ जाती हैं तो फिर भी वो इस प्रोसेस से अलग हो जाएंगे या वो बरकरार रहेंगे? देखिए, टेक्निकली तो जमा हो सकती है, टेक्निकली तो कोई इसमें हार्म नहीं है, लेकिन अपोजिशन ने खुद जो मैंने उनकी जो अनाउंसमेंट सुनी वो यही है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसके बाद स्पीकर भी है, बल्कि उन्होंने सदर के मुआवजे की भी बात की है, इम्पीचमेंट की भी वो बात कर रहे हैं, साथ ही वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर्स की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो पहला स्टेज है, मेरा नहीं ख्याल कि इस दौरान अपोजिशन जो है टेक्निकली, जैसे मैंने कहा, वो ला सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं। ला तो सकते हैं, लेकिन अगर ले आते हैं, आज रात को ले आते हैं, कल ले आते हैं, तो उसके बाद स्पीकर बैठ सकते हैं और डिप्टी स्पीकर इस सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं, इस प्रोसेस को, या चल निकल जाएंगे? कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले एक चीज़ जमा हुई हुई है, पहले उसको जब तक आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे और जो ऑब्वियसली वो एजेंडे पर आएगी वज़ीर आज़म के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके बाद ही फिर स्पीकर वाली जो टेकअप होगी, और उसके लिए भी हो सकता है कि अपोजिशन को फिर रिक्विजिशन कराना पड़े, तो वहाँ से 14 डेज़ फिर स्टार्ट होंगे उसके। तो स्पीकर अगर जो प्रेजाइड कर रहे होंगे वो वोट भी कर सकते हैं उसमें? नहीं, स्पीकर वोट नहीं डाल सकते किसी भी सूरत में, और क्योंकि ये वैसे भी ओपन वोट हो रहा है और स्पीकर के पास वोट डालने का इख्तियार नहीं है इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्पीकर के पास वोट डालने का इख्तियार नहीं है। एमपी ये बार बार कह तो यही रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ लाएंगे हम, और स्पीकर का रोल भी आपको नज़र आ रहा है। जो अपोजिशन कह रही है कि स्पीकर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो फिर इस तरह किस तरह चलेगा? आया कि स्पीकर आइन के तहत प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे या कोई और रास्ता इख्तियार किया? देखें, अभी अगर आज या कल अपोजिशन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की मोशन जमा करा दे, तो उसके बावजूद भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ही प्रिजाइड करेगा इस प्राइम मिनिस्टर की बेएतमादी की मोशन को, क्योंकि आइन में ये वाज़े लिखा हुआ है कि स्पीकर सिर्फ उस इजलास की सदारत नहीं कर सकते जिस इजलास की में उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की मोशन ज़ेर गौर लाई जाए। तो अभी वो स्पीकर हैं, अभी इनको क्या करना पड़ेगा, अदम एतमाद की मोशन के साथ साथ फिर रिक्यूजेशन भी करनी पड़ेगी, फिर जिस दिन जमा किया तो फिर 14 दिन होगा। होगी। ठीक, अपोजिशन ने ये ऑप्शन हाथ से गवा दिया है कि अब पहले प्राइम मिनिस्टर की होगी, उसके बाद स्पीकर या किसी को और की हो सकती है। बाकी स्पीकर एक सूरत में अभी इसमें तो वोट नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर है, स्पीकर तभी वोट दे सकते हैं जब वोट बराबर हो जाएं। तो क्योंकि हुकूमत आ ही नहीं रही है, ट्रेजरी बेचेस नहीं आ रही है, तो वोट बराबर होने का इम्कान ही नहीं है, तो इसलिए स्पीकर वोट नहीं देंगे। अच्छा एमपी, मुख्तसर बताएं, वो हम बाकी दोस्तों से ही पूछेंगे। एक तासुर ये भी दिया गया है सरकार की तरफ से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से और उनके जो यूट्यूबर ग्रुप हैं उनकी तरफ से, कि आर्टिकल 63 और 62 के तहत रोका जा सकता है तहरीक इंसाफ के या को उनके जो इत्तेहादी हैं वो वोट देना चाहते हैं अपोजिशन को, तो उनको ज़बरदस्ती भी रोका जा सकता है। तो इसमें ये इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें हमारे नाजरीन के लिए कि ये आर्टिकल है क्या चीज़? देखें, आर्टिकल 63A है, इसको अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये तब तक ये इनको नहीं रोक सकते। आइन का आर्टिकल वाज़े है, उसमें लिखा गया है कि अगर किसी ने पार्टी कायद के फैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया है तो फिर प्रोसेस का बिल्कुल प्रोसेस दिया गया है। तो अगर पार्टी कायद समझता है कि हमारे फैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया है किसी भी उसके मेंबर ने, तो उसको नोटिस देना है, डिक्लेयर करना है कि ये मुनर्रफ मेंबर है,
तो आइन कहता है उस डिक्लेरेशन की भी कापी मुतलका मेंबर को देनी है। आइन इधर आर्टिकल 63A उधर नहीं रुकता, उसके लिए भी ये कहता है कि फिर एक उनको शोकाज नोटिस देना है, तो देंगे वो, और नोटिस के बाद फिर स्पीकर रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जिस दिन उनके रेफरेंस को अप्रूव करे तो और डिनोटिफाई करे तो तब उसकी रुकनीत 30 डेज के होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आमिर, फिर वफाकी वज़रा अब्बास के आपने बयान सुने हैं और कुछ एक तासुर भी बनाया गया है। जब सबको पता है, वज़ीर इत्तलात ख़ुद वकील भी हैं, बाकी भी इनके वज़रा हैं, बाबर अवान हैं और तमाम वज़रा हैं, बैरिस्टर हैं, तो फिर जब जिस तरह एमपी बता रहे थे आइन बड़ा क्लियर है, फिर ये क्यों एक मैसेज दिया गया कि ज़बरदस्ती रोकेंगे? इसकी कोई सियासी वजूहात है? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में। माजी में भी हमने देखा है जितने बड़े बड़े वकील गुजरे हैं, पीरदादा साहब का नाम भी बड़ा चला, तो हुकूमतें इनको इस्तेमाल करती हैं हमेशा आइन के अंदर से गुंजाइश निकालने के लिए, अपने इख्तियारात को मिसयूज़ करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। ये जो बयानात हैं ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हैं। स्पीकर के पास इस किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं। जैसे सुमरो साहब ने बताया कि स्पीकर का काम सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह है, वो सिंपल रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज सकता है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। और वो भी रेफरेंस किस चीज़ पे आ रहा है? पार्टी हेड करेंगे ना। जी, और किस बात पे आ रहा है कि इन्होंने पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया है, तो वोट तो देंगे ना, उससे पहले रोकने का तो कोई जवाज़ है ही नहीं। जो उनसे पहले आप जो है ना वो तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। और आप फोर्सिबली, मेरा नहीं ख्याल कि जो किसी को भी वोट देने से रोक सकते हैं। और हुकूमत अगर ऐसा करती है तो ये तो क्लियर एक जो है जिसे हम कह सकते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर वो अपने मेंबर्स को हाउस में आने से भी रोकते हैं तो। ठीक है, एक नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम जानेंगे कि दोनों पार्टियों की तरफ से, ख़ासकर हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस डी चौक पर तहरीक अदम अतमाद की वोटिंग से एक दिन कबल एक जलसा होगा और दावा किया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इकट्ठे किए जाएंगे। हम अपने दोस्तों से इस बारे में पूछेंगे कि इसके क्या असरात पड़ सकते हैं पाकिस्तान की सियासत पर और वोटिंग पर, एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नौशीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक अदम अतमाद की, और अब प्राइम मिनिस्टर ने और वज़रा ने ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म यहाँ डी चौक पर एक जलसा करेंगे और लाखों लोगों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। तो बाज़ जो अपोजिशन के हैं या जो बाज़ आज़ाद राय रखते हैं लोग, उनका ख़दशा है कि शायद इससे एक अनारकी फैल सकती है, और अपोजिशन भी कह रही है वो भी जलसा करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को जलसा करना चाहिए या पार्लियामेंट में अपनी 172 लोगों को पूरा करना चाहिए? वज़ीर आज़म को तो अपने ही बंदे पूरे कर लेने चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे सेन यही होता कि वज़ीर आज़म भी थोड़ा सा ज़्यादा शायद हाइपर हो रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा काम, क्योंकि वज़ीर आज़म को होता है थोड़ा काम कूल रहते तो बहुत अच्छा उनकी तरफ से इंप्रेशन जाना था। अब उन्होंने कह दिया है, डेफिनेटली वो लोग पहले भी उनमें पोटेंशियल है, वो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जलसे कर चुके हैं। लेकिन जो ख़तरनाक बात है जो हमने माजी 2014 में देखा था कि जब यहाँ पर मॉब जमा हुआ था तो वो सब पार्लियामेंट चला गया। तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कुछ सेशन हो रहा है, जैसे होने लगा है, और उससे पहले वज़ीर आज़म करें और कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं, तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की भी सूरत हाल हो सकती है। इसमें अपोजिशन को भी बड़ा देखना होगा, क्योंकि अपोजिशन ने भी, आपने देखा उस दिन पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ा तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो अपोजिशन को भी डेफिनेटली अपने बंदों को उस दिन नहीं एक्टिव, उनको भी टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन रखना है, क्योंकि वज़ीर आज़म को तो पहले तो बहरहाल में वज़ीर आज़म अगर उनके लोग खुद ही नहीं आते और कहते हैं कि हम वॉलंटरली ही 172 जो उनके मेंबर्स हैं वो कहते हैं हम नहीं आ रहे, लेकिन अपनी पार्टी के ऊपर तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, लेकिन जो इत्तेहादी हैं वज़ीर आज़म उनको हरगिज़ नहीं रोक सकते। तो इत्तेहादी अगर यहाँ पर आ गए और वज़ीर आज़म 172 अरकान अपने जो हैं उससे ज़्यादा अपोजिशन 172 से ऊपर ले जाती है अरकान, कशीदगी तो बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म को और मेरे ख्याल में अपोजिशन इस टाइम पर दोनों तरफ से थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, बल्कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, और उस दिन कोई भी तसादुम की सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे उस दिन वो बहुत चार्ज होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है आगे। तो वो बहुत उनके जज्बात भी उस दिन बहुत ज़्यादा होंगे, तो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। आमिर, आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? आपको पता है कि दीर के जलसे से कबल इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को रोका, और प्राइम मिनिस्टर को खासकर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने ख़त भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ गए और अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के अनाउंस किए, और अब ये अनाउंस कर दिया कि यहाँ डी चौक में जलसा किया जाएगा। और आपने देखा है इस्लामाबाद के पूरे शहर में प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगा दी गई हैं और एक माहौल पैदा किया जा रहा है।
तो आप क्या सकते हैं, कोई तसादम का ख़तरा तो नहीं है जिस दिन वोटिंग होगी? देखें, बिल्कुल तसादुम का ख़तरा है। और नौशीन ने तो 2014 की बात की, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा लास्ट ईयर जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया था, उस दिन भी ये वर्कर्स यहाँ पर लेकर आए थे। और आपको याद होगा कि मरियम औरंगज़ेब और नून के उनके ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद एक बड़ा इशू बना था। तो बिल्कुल डी चौक पर ही। तो ये जो चीज़ है, और मेरा ख्याल है लीडर्स को इस बात का इल्म भी है और होना भी चाहिए। तो ये बहुत ही एक गलत किस्म की एक रिवायत जो है इमरान खान साहब एक कायम करने जा रहे हैं। अपोजिशन ने भी कहा है कि वो भी करें। अपोजिशन ने भी जवाबन यही कहा, बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने तो कल कहा है कि हम उसी जगह, उसी दिन और उसी वक्त पे हम भी कॉल देंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और मुल्क में अनारकी जो है वो मैं समझता हूँ किसी भी तौर पर, किसी भी जमात के लिए, किसी भी अपोजिशन या हुकूमत के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है, और आवाम के लिए तो ज़ाहिर है ही नहीं। तो ये हम बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह के ट्वीट्स चल रहे हैं, कल फैसल जावेद ने ट्वीट किया और लोगों ने ट्वीट किया कि ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि अगर ये वर्कर्स को रोक रहे हैं, ये उसको रोकने की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि आप उनको ताकत दिखा रहे हैं कि हमारे लोग वहाँ खड़े हैं। क्योंकि इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं कि PTI के मेंबरान के घरों का घेराव किया जाएगा अगर वो इस तरफ जाएंगे। तो ये एक, तो मैं समझता हूँ खुली एक धमकी है, और उनको एक ताकत के ज़रिए रोकने का एक उनको इंदिया उन्होंने दे दिया कि अगर आप फिर भी आने की आपने कोशिश की तो हमारे लोग वहाँ खड़े होंगे। बेसिकली वो अपोजिशन को काउंटर करने नहीं आ रहे, बेसिकली वो अपने लोगों को जहाँ तक मैं समझ सकूँ रोकने के लिए भी एक तो जलसे का कहा गया, लेकिन साथ आपने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान भी सुने कि यहाँ पर डी चौक पर इस्लामाबाद में रेंजर्स भी तैनात की जाएगी, FC भी तैनात की जाएगी, और उन्होंने कहा है कि 245 के तहत हम फ़ौज भी बुला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। तो क्या चाह क्या रहे हैं वो जो रेंजर्स और FC की बात कर रहे हैं, वो लोगों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल कोई दबाव डाल रहे हैं लोगों पर, अपने ही लोगों पर? क्या उनका एतबार ख़त्म हो गया और वो समझ चुके हैं कि अब कोई टाइम नहीं है? देखें, इस वक्त जो इशारतन बयान दिए जा रहे हैं ख़ास तौर पर वज़रा की तरफ से या ट्रेजरी बेचेस या हुकूमती पार्टी की तरफ से, उससे ये तासुर लिया जा रहा है कि ये जो PTI की टिकट पर मुंतखब होने के बाद अब जिनकी बात की जा रही है ये मुनर्रफ होने वाले हैं, फिर वो 30 हैं या 38 हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, तो असल में ये उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आप गए तो ये सारे लोग, मोब जो है वो आप पे छोड़ी जाएगी। तो ये देखें, हुकूमत का काम ये नहीं होता। हुकूमत का काम ये अगर आप तसव्वुर करें कि यहाँ पे अपने अगर इनका जलसा हो, सामने पार्लियामेंटेरियंस की रहायशगाह है, कुछ फरनांग की फासला है, तो लोग अगर चले गए तो उनको कहाँ कैसे रोकेंगे? अगर अपोजिशन भी यहाँ पे हो तो ये हुकूमत का काम नहीं है। ठीक है MP, हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम आईनी इशू है, उस पर भी बात करेंगे। जी वेलकम बैक। एक और इशू है जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, उसके अंदर बाज़ जो कानूनी और आइनी इशू हैं वो खड़े हो रहे हैं। नौशीन, एक इशू ये भी आ रहा है कि शायद जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत खड़ी हुई है, उसमें MQM है, काफ लीग है, बाप पार्टी है, GDA है और जमात इस्लामी भी है जो आज़ाद हैं, तो शायद ये इसमें से बेशतर जमातें जो हैं आइंदा 48 घंटे में या 1-2 दिन के अंदर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर लें और अपोजिशन की सपोर्ट कर दें। एक ही एक ऑप्शन मौजूद है। तो इस सूरत हाल में फिर अदम एतमाद की ज़रूरत रहती है, वोटिंग की रहती है? क्या कहता है आइन इस बारे में? उसके बाद तो क्योंकि रहती तो बिल्कुल मेरी नज़र में तो रहती है, क्योंकि अब मोशन मूव हो चुकी है यहाँ पर और आइन के मुताबिक अब उसको वोट, फिर अक्सरियत किसको साबित करना पड़ेगी? वज़ीर आज़म अभी तो अपोजिशन को लेकर आने हैं ना वो बंदे, वज़ीर आज़म को, क्योंकि वो जब अनाउंस करने जा रहे हैं 172 हमारे साथ हो गए हैं, हमारे पास 10 एक्स्ट्रा, क्योंकि अपोजिशन की ऑलरेडी 162 है, वो 172 कर लेती, जैसे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और PMLQ, ये तीनों एक बंडल की सूरत में ही जाएंगी, जहाँ पर भी जाएंगी इकट्ठे जाएंगी। तो इनके जैसे ही वोट आएंगे तो डेफिनेटली हुकूमत तो पहले ही बैकफुट पे चली जाएगी, लेकिन चूँकि एक प्रोसीजर होना है और यहाँ पर आकर उन्होंने वोट देना है, अब उन्होंने क्योंकि स्पीकर ने भी 22 तारीख से पहले इजलास बुला लेना है, तो पूरा एक टाइम यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होगा और उसके बाद ही फिर अगला स्टेप होगा जब दोबारा, क्योंकि नई हुकूमत फौरी तौर पे इमीडिएटली इलेक्ट करनी है नया वज़ीर आज़म, तो फिर वो उसका प्रोसीजर भी उसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर अगर लगता है उनको कि वो अक्सरियत खो चुके हैं,
जब पब्लिकली अनाउंस हो जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ी भी हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन? वज़ीर आज़म का अभी तक तो बिल्कुल नहीं लगता कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो रहे हैं। वैसे आमतौर पे वज़ीर आज़म शायद कोई और होता तो वो मुस्तफ़ी होने का सोचते, लेकिन हमने पीछे भी देखा कि जब तक नवाज़ शरीफ के खिलाफ भी आखिरी दिन तक फैसला नहीं आ गया था वो मुस्तफ़ी नहीं हुए थे। माजी में हमने देखा था कि नवाज़ शरीफ भी जब उनकी ख़त्म हो गई थी हुकूमत उसके बाद वो पब्लिक में गए थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान है वो पहले ही पब्लिक में चले गए क्योंकि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड है और वो अपोजिशन को अपनी इस फिटनेस की वजह से, अपने इस जो टफ स्टांस है इसकी वजह से एक टफ टाइम भी दे रहे हैं, चैलेंज भी दे रहे हैं। वो इक़्तिदार में भी हैं, ताकत भी है उनके पास, लोगों को जमा भी कर सकते हैं और मैसेज भी दे सकते हैं। बिल्कुल, और देखें ना आप अभी तक उनकी जो इत्तेहादी हैं वो एक कंफ्यूज स्टेट में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इत्तेहादी तो इकट्ठे हैं ही जो कि आना है, लेकिन वो जो मुनहरिफ अरकान है वो अभी आपने देखे वो बैक बेंचेस पे वो नज़र नहीं आ रहे कि वो कौन कौन से अरकान है। शायद अपोजिशन ने उनको सीक्रेट रखा हुआ है क्योंकि अपोजिशन कहती है कि हमारे पास है। ठीक है आमिर, आप क्या, मुझे जो बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन अगर ये जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें पब्लिकली अनाउंस कर देती हैं टू सपोर्ट अपोजिशन ग्रुप पीडीएम, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास क्या जवाब रहता है? या कोई आईनी भी है कि इसमें तरीके अदम एतमाद पे वोटिंग फिर ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल आईनी है और रिक्वायरमेंट हो जाती है, बल्कि फिर वज़ीर आज़म के ऊपर लाजमी हो जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें। आइन के अंदर एक प्रोविज़न है कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर सदर ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म अक्सरियत का एतमाद पार्लियामेंट का खो चुके हैं तो वो उनको एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और हमने माजी में भी देखा जब यूसुफ़ गिलानी का इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान साहब ने खुद जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, तो उनके ऊपर एक इखलाकी दबाव बिल्कुल आ जाएगा अगर ये अलाइज़, 2 अलाइज़ या 3 अलाइज़ भी इस बात का फ़ैसला कैटेगोरिकली कर देते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, तो डेफिनेटली। और फिर नंबर गेम अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 179 इस वक्त पीटीआई और उनके अलाइज़ हैं और अपोजिशन के पास 162 हैं, और ये डिफरेंस है 17 मेंबर्स का, और जो ये 4 अलाइज़ हैं इनके मेंबर्स की तादाद भी 17 ही है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल है। तो अगर 10 मेंबर्स, क्योंकि इम्पैक्ट तो आप देखें ना डबल आता है ना, आप उधर से नेगेटिव कर रहे हैं, इधर प्लस कर रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट तो अगर 17 आते हैं तो इसका 34 इम्पैक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो वज़ीर आज़म के ऊपर इखलाकी दबाव बिल्कुल आ जाएगा, उनको एतमाद का वोट इस हाउस से लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक नौशीन ने कहा कि ज़ाहिर है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस जमा हुई हुई है ये उससे गैर मौसर नहीं होगी, इसको बहरहाल आपने पूरा प्रोसेस इसको। अच्छा आमिर, आप सियासी रिपोर्टिंग भी करते हैं, पार्लियामेंट भी करते हैं, मुझे ये बताएं, जो माहौल नज़र आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि ये तमाम पार्टियाँ हो चुकी हैं, तो इन पार्टियों के दरमियान, जो अपोजिशन की पार्टियाँ, इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसको बताया जा रहा है कि फ़िलहाल खुफिया रखा जा रहा है? तो एग्रीमेंट आपकी क्या इतलात हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है कि किस किस्म का एग्रीमेंट हुआ है इन जमातों के दरमियान? क्यों के हवाले से तो मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने इनको अब मना कर दिया है, चौधरीज़ को, कि आपको हम, अपोजिशन ने क्यों को मना कर दिया है कि अब हमारे पास आपके लिए नहीं है, क्योंकि उनका शायद अलीम खान के साथ जो है और जहांगीर तरीन के साथ उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है लंदन में, जो हमारी इत्तलात आ रही हैं। तो उसके बाद चौधरी साहब जो हैं वो शायद, उनके साथ कितने कितने अरकान हैं? ये कहना मुश्किल होगा। अभी आज आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे एक लिस्ट भी चल रही है, 32 अरकान की एक लिस्ट चल रही है कौमी असम्बली की, और मैं उन लिस्ट को देख के, उन नामों को देख वो के, तमाम के तमाम तो पीटीआई टिकट होल्डर हैं ना? जी बिल्कुल, और मैं उन नामों को देख के बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, इसलिए कि ये वही नाम है मोर और लेस जो हर इलेक्शन से पहले इधर से उधर स्विच ओवर होते हैं। ठीक है, इसी पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एमपी 32 अरकान वो बता रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के हैं, जिन पर यकीनन डिफ्लेक्शन क्लास भी लग सकती है, जो आपने बताया भी पूरा प्रोसेस, लेकिन माजी में कोई ऐसा केस है आपके सामने डिफ्लेक्शन क्लास किसी पर लगी हो और वो नाअहल हुआ हो? प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन में तो इस तरह का हुआ नहीं है। पहले पैट्रियाट बनाई गई थी पीपल्स पार्टी को तोड़कर, उनसे जो काम लेना था वो लिया। पीपल्स पार्टी उस टाइम परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो नाअहल भी नहीं हो सकते थे। तो ये अभी जो क्यों नाअहल नहीं हो सकते थे? कानून और आइन में एक चीज़ मौजूद है, किसी ने नहीं तो जमा कराई गई थी कोई पिटीशन? नहीं हुए, वो पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में गई थी, नतीजा नहीं निकला। और अब मसला ये है, देखें खान साहब इस वक्त जो मुनहरफ लोगों पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, खान साहब को ये बात उस वक्त भी समझ में आनी चाहिए थी ना, जिस टाइम पे नून लीग के लोग सारे तोड़कर इन्होंने अपने पार्टी में शामिल किए, और ये वही लोग हैं जो इनसे पहले उनकी पार्टी के लोग थे। तो जो आप ये असल में जो बोया है वो काटने जा रहे हैं। सियासत का गेम ही यही है,
नौशीन आज अगर इजाज़त जी 63A के हवाले से मेरी एक अपोजिशन के बड़े सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी और मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा कि आप नहीं समझते कि रूलिंग पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाने का कहना उस स्पिरिट के ख़िलाफ़ है जो फ्लोर क्रॉसिंग की क्लॉज है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखें, अगर कोई शख्स जानते हुए वोट दे रहा है कि उसकी सीट डी सीट हो सकता है तो इसमें हरज क्या, वो कुर्बानी देने आ रहा है। मैंने कहा हमारे मुल्क में बग़ैर बारगेन किए कोई कुर्बानी देता है? आपने उससे कोई कमिटमेंट की होगी, कोई प्रॉमिस करेंगे तो वो कुर्बानी देगा ना, वरना ये कौन सीट छोड़ता है। तो इस पे उन्होंने कहा ये नौशीन मंजूर काकड़ बलूचिस्तान असेंबली में थे और वो शायद वो वाहिद रुकन है जिनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग की वजह से उनको डिसीट किया गया था और उसके बाद वो फिर सेनेट का इलेक्शन लड़के सेनेट में भी आ गए थे। कैसे आगे ना वो बस उसके बाद वो तो वहाँ पे उस टाइम के लिए उनको नौशीन आखिरी सवाल है। आज फवाद चौधरी का ट्वीट था कि अभी तक अपोजिशन ने ना अपना प्राइम मिनिस्टर का नामजद किया है, ना वज़ीर आला के लिए, तो ये किस तरह की तहरीक है अदम एतमाद? बिल्कुल, ये तो मैं भी यही सोच रही हूँ, बल्कि सभी के जहन में ये है कि तमाम दोस्तों का कोई इत्तेफाक हो सका है किसी नाम पर अपोजिशन का? तो मेरा नहीं ख्याल इसमें, मुझे तो बल्कि ये लग रहा है कि एक दफ़ा फिर एक दफ़ा इनकी लड़ाई होगी जो हम पहले इस मसले पे अपोजिशन की बातें तय हो गई है और अनाउंस नहीं हुई, अनाउंस नहीं करेंगे वो वक्त से लेकिन पहले लेकिन लेकिन ऑपोजिशन ने वैसे तो नवीद का ठीक है। तीनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है और आइंदा हफ्ते हमने हाजिर होना है, लेकिन आइंदा हफ्ते तक बहुत सारी मुल्क में सियासी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी। हमें इजाज़त दीजिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर से अल्लाह हाफ़िज़।